हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज का हमारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, और सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका, एलोरा, अजंता, सितनवासल। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भीमबेटका में है। प्रश्न नंबर 2 है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार का अर्थात अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो में मिला है। प्रश्न नंबर 3 है किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। प्रश्न नंबर 4 है अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू हुई? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ठाणे, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से नागपुर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई से ठाणे। प्रश्न नंबर 5 है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1900, 1890, 1905, 1911। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1905 में। प्रश्न नंबर 7 है सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, शौकत अली, मौलाना आज़ाद। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 8 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? ऑप्शन दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर घोषणा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ समझौता। प्रश्न नंबर 9 है गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन, सविनय योग्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सविनय योग्य आंदोलन। प्रश्न नंबर 10 है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? राजा जी, गांधी जी, नेहरू, एम.ए. जिन्ना। इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गांधी जी ने। अब आगे भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 12 है शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज, गन्ना। तो जो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 खट्टे फल। प्रश्न नंबर 13 है भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था? कागज़ और लोहे, कपास और चीनी, जूट और कपास, इंजीनियरिंग और सीमेंट। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जूट और कपास। प्रश्न नंबर 14 है एक राज्य जो कर्कवृत्त से भेद नहीं हो रहा है यह है? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा। प्रश्न नंबर 15 है भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी, दामोदर घाटी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दामोदर घाटी। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, कृषि विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कृषि विकास। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 18 है खाली स्थान है का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन DMF द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य, प्रधानमंत्री DG धन व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में
प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। प्रश्न नंबर 19 है, चेलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक रुग्णता, कर, बीमा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कर से संबंधित है चेलैया समिति। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किसके भाग हैं? मूल प्रस्तावना के भाग थे, 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 22 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 23 है, 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 वर्ष। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 6 माह का। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है? 42वां संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम, 62वां संशोधन अधिनियम, 32वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 52वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 25 है, पंचायती राज की संरचना है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, खाप पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है। पंचायती राज के अंतर्गत सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, उसके नीचे ब्लॉक पंचायत और उसके नीचे ग्राम पंचायत होती है और अंत में ग्राम सभा आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 5 कैलोरी होती है। प्रश्न नंबर 27 है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आँखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थि, मज्जा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आँखों पर होता है। प्रश्न नंबर 28 है, आसंजित श्लेष्माभ एडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से मंड स्टार्च का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 30 है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, इसका उत्तर विकल्प 3 नहीं, विकल्प 2 होगा। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आगे प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 31 है, वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 6, 10, 15 तथा 30 से विभाजित करने पर शेष 2 प्राप्त होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग 6, 10, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 6, 10, 15 और 30 का अगर लसा निकालेंगे तो ये आएगा 30 इसका लसा आएगा और कह रहा है कि विभाजित करने पर शेष 2 आए। शेष 2 आने के लिए 30 में +2 ऐड कर देंगे अर्थात 32। 32 में तब जब इन 6, 10, 15, 30 से भाग करेंगे तो शेष पर 2 आएगा।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 32। प्रश्न नंबर 32 है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बट्टा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग इस पद को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर n माइनस 1 इसको लिख दें इंटू 2 कर दें। 2 की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 दिया हुआ है बट्टा 2 की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 2 की पावर n। अब इसको आगे लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर से कामन ले लेंगे 2 की पावर n माइनस 1 कामन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 प्लस 1 बट्टा और नीचे 2 की पावर n कामन ले लेंगे तो बच जाएगा 2 माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बट्टा 2 की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा गुणे 3 बट्टा नीचे हो जाएगा 2 की पावर n 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा तो नीचे केवल बच जाएगा 2 की पावर n। फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 3 बट्टा जब 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर है तो नीचे आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर n और ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस n माइनस 1। अब इसको आगे लिख सकते हैं 3 बट्टा 2 की पावर n जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाएंगी तो 2 की पावर n माइनस n प्लस 1 बराबर इसको लिख सकते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 1 बचेगा 2 की पावर 1 बराबर 1 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3 बट्टा 2 की पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बट्टा 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 3 बट्टा 2 इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 33 ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष बी और सी की औसत आयु 17 वर्ष सी और ए की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बी की आयु क्या है? यहाँ पर ये सी और ए की औसत आयु है, ये औसत आयु है 20 वर्ष है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 18 वर्ष क्योंकि औसत आयु है। फिर इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 36। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह इस बी प्लस सी को लिख सकते हैं बी प्लस सी की औसत आयु है 17 तो बी प्लस सी बाई 2 बराबर 17 तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 34। ये समीकरण 2। और इसी तरह सी और ए की औसत आयु है 20 वर्ष तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए बट्टा 2 बराबर 20 तो सी प्लस ए बराबर 40। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इसमें से ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तो यहाँ से ए और ए 2a हो जाएगा, यहाँ से बी और बी 2b हो जाएगा और सी 2c हो जाएगा। तो ये 2 लिख लेंगे कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर और 36 प्लस 34 प्लस 40 जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 10 को 0 4 3 7 3 10 1 11 110। तो a प्लस बी 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 110 तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 55। a प्लस बी प्लस सी बराबर 55 आ जाएगा। तो b की आयु पूछ रहा है तो b की आयु जब पूछ रहा है b की निकालना है तो हमें a और c इस समीकरण नंबर 3 से मिल जाएगा कि c प्लस a बराबर 40 है तो a प्लस सी बराबर 40 तो b बच जाएगा यानी कि b प्लस 40 बराबर 55। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 15। 55 में से 40 माइनस करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 15 b बराबर 15। तो b की आयु आ गई ऑप्शन नंबर 4 15 वर्ष इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 34 है रितु का वेतन 10% बढ़ा फिर 5% और बढ़ा यदि वर्तमान वेतन 9,240 रुपये है तो उसका पिछला वेतन क्या था? तो मान लेते हैं कि रितु का वेतन है x रुपये, पिछला वेतन x रुपये है। तो अब प्रश्न कर रहा है कि रितु का वेतन 10% बढ़ा यानी कि पहले 100% था तो अब हो गया है 110%। तो यक्स का
110%, x का 110/100, और फिर आगे दे रहा है कि फिर 5% बढ़ा, तो गुणे 105%/100, तो x गुणे 100/110 गुणे 105/100 बराबर ये दिया है कि 9,240 रुपये है वर्तमान वेतन, तो 9,240 ही हो जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे समीकरण को, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8,000 रुपये। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का मान क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सभी को मान पुट कर देंगे। जैसे 3 स्क्वायर का मान हो जाएगा 9 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 11 स्क्वायर 121 प्लस 13 स्क्वायर 169, 17 स्क्वायर का 289, 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 25 स्क्वायर 25 माइनस 9 स्क्वायर 81 माइनस 11 स्क्वायर 121 माइनस 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा 225। अब इस पूरे समीकरण को जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा, सभी को जोड़ने और घटाने के बाद ये आ जाएगा 184। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 184 इसका सही आंसर होगा। अब आगे सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 36 है, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप विदुष, विधुर, विदुषी, विद्वान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विधुर। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की गंभीरता है कि वह व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। यह जीवन की घोर शत्रु है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यह जीवन की विडंबना है। तो विडंबना जो है यहाँ पे सही वर्ड आएगा, बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 38 है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, आतंक, अत्याचार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आतंक। प्रश्न नंबर 39 है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो प्रत्युपकार को जब संधि विच्छेद करेंगे तो यह आएगा प्रति प्लस उपकार। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। प्रश्न नंबर 40 है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असह्य स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 असह्य स्थिति को भी सह लेना। अब आगे सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन निगेटिव फॉर्म। द गिवन ऑप्शन, यू वेस्टेड योर टाइम। तो इसको निगेटिव में बदलना है, कौन सा इसमें बताना है कौन सा सही है। यू नॉट वेस्टेड योर टाइम, यू टाइम, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू वेस्टेड नॉट योर टाइम, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलेक्ट एंटोनिम फॉर हरी। हरी का एंटोनिम बताना है वरी, एम्बल, सॉरी, इनेबल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एम्बल इसका एंटोनिम हो जाएगा हरी का। डायरेक्शन 43 to 45 क्वेश्चन। In the following question you have passage with 3 question passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. Violence has played a great part in the Woods history. It is today playing an equally important part and probably it will continue to do so for a considerable time. It is impossible to ignore the importance of violence in the past and present. To do so, it is to ignore life. Yet violence is undoubtedly bad and bring an unending trail of evil consequences with it. And worse even than violence are the motives of hatred, cruelty, revenge and punishment which very often accompany violence. Indeed, violence is bad, not intrinsically, but because of these motives that go with it.
There can be violence without these motives. There can be violence for a good object as well as for an evil object, but it is extremely difficult to separate violence from these motives, and therefore it is desirable to avoid violence as far as possible. In avoiding it, however, someone cannot accept a negative attitude of submitting to bad and far greater evil. Submission to violence or the acceptance of an unjust regime based on violence is against the spirit of non-violence. The non-violent method, in order to justify itself, must be dynamic and capable of changing such a regime of social order. प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड डायनेमिक इन द concluding line of the passage means active, energetic, capable of change and progress, all of the above. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, all of the above. क्वेश्चन नंबर 44 है, which of the following statement is incorrect? Only violence can be used against violence. Violence is not inherently ill. Violence is a historically accepted fact. Violence cannot be ignored. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वायलेंस, ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस. क्वेश्चन नंबर 45 है, वायलेंस विदाउट दीज मोटिव्स इज पॉसिबल ओनली इन प्रैक्टिस, रियलिटी, ड्रीम, थियरी. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, थियरी. अब आगे तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है. प्रश्न नंबर 46 है, किसी निश्चित कूट भाषा में काला का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ आसमानी नीला है. तो बताइए घास का रंग क्या है? सफ़ेद, हरा, काला, बैगनी. तो घास का रंग होता है हरा, तो हरा का अर्थ है सफ़ेद है. तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सफ़ेद. क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए. सफलता का आनंद से संबंध है, तो असफलता का संबंध किससे होगा? हार, उदासी, गुस्सा, निराशापन. तो सफलता के बाद हमें आनंद मिलता है, अगर सफलता मिल जाए, तो असफलता अगर मिलेगी तो हमें मिलेगा निराशापन. ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा. प्रश्न नंबर 48 है, एक निश्चित संकेतानुसार बोर्ड को 51324 लिखा जाता है और साइड को 9647 लिखा जाता है. उस संकेतानुसार बेस को कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि बोर्ड को 51324 लिखा जा रहा है, तो यानी कि बी को 5 लिखा गया है, ओ को 1 लिखा गया है, ए को 3 लिखा गया है, और आर को 2 लिखा गया है, और डी को 4 लिखा गया है. इस हिसाब से बोर्ड को 51324 लिखा जा रहा है. उसी तरह साइड को 9647 लिखा गया है, तो यस के लिए 9 यूज किया गया है, आई के लिए 6 यूज किया गया है, डी के लिए 4 और ई के लिए 7. तो उस संकेतानुसार बेस को कैसे लिखा जाएगा? तो बेस को लिखने के लिए बी के लिए 5 यूज किया गया है, तो बी के लिए हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे. ए के लिए देखेंगे तो 3 यूज किया गया है, तो ए के लिए 3 लिख देंगे. एस के लिए 9 यूज किया गया है, तो एस के लिए 9 लिख देंगे. ई के लिए 7 यूज किया गया है, तो ई के लिए 7 लिख देंगे. तो बन रहा है 5397. तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25397 इसका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 49 है, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके नीचे 2 पूर्वधारणाएं दी गई हैं जिन्हें क्रमांक 1 व 2 से दिखाया गया है. आप दिए गए कथन और दी गई पूर्वधारणाओं को ध्यान में रखकर कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है इसका निर्णय कीजिए. कथन दिया गया है, व्यायाम के लिए आवश्यक नहीं कि व्यायाम जिम में जाकर उच्च तकनीक की मशीनों द्वारा ही किया जाए. बहुत से लोग गांव में रहते हैं तथा वे पूर्ण रूप से दुरुस्त हैं तथा वे लोग मुश्किल से ही ज़्यादा वजनी होते हैं. पूर्वधारणाएं दी हुई हैं, गांव में बहुत आसानी से जिम उपलब्ध नहीं होते हैं तथा उनका प्रयोग नहीं होता है. पूर्वधारणा दूसरी दी हुई है, गांव में रहने वाले लोग उच्च तकनीक जिम में विश्वास नहीं रखते हैं. ऑप्शन दिया हुआ है, दी गई जानकारी में पूर्वधारणा 1 तथा 2 निहित हैं. दी गई जानकारी में या तो पूर्वधारणा 1 या 2 निहित हैं. दी गई जानकारी में केवल पूर्वधारणा 1 निहित है. दी गई जानकारी में न तो पूर्वधारणा 1 है न ही 2 निहित है. तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है, दी गई जानकारी में केवल पूर्वधारणा 1 निहित है. क्वेश्चन नंबर 50 है,
दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देश वाई के उच्च न्यायालय द्वारा देश एक्स के 5 मछुआरों को देश एक्स से देश वाई में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के कारण कैद की सजा सुनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश वाई द्वारा दिए गए विधिक कार्रवाई का समर्थन करता है? देश एक्स ने कुछ मछुआरों के बारे में जानकारी दी है जो मादक पदार्थों का कार्यकलापों से संलिप्त नहीं रहे हैं। देश एक्स एवं वाई के नौसेना कर्मचारियों ने देश एक्स से देश वाई में लाए गए मछली के बॉक्सों में मादक पदार्थों का अंश पाया है। सी है, एक देश से दूसरे देश जाने वाले सभी मछली के बॉक्सों की गहन जांच की जाती है। डी है, 5 में से जिन 2 मछुआरों को मौत की सज़ा सुनाई गई वो पहले भी इस अपराध के लिए जेल की सज़ा काट चुके हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बी तथा सी दोनों, ए तथा बी दोनों, केवल डी, केवल बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, केवल बी। देश एक्स एवं वाई के नौसेना कर्मचारियों ने देश एक्स से देश वाई में लाए गए मछली के बॉक्सों में मादक पदार्थों का अंश पाया है। अब आगे है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू की गई? कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 52 है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 55वें, 67वें, 69वें, 48वें। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 67वें। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? कनाडा, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कनाडा। प्रश्न नंबर 54 है, पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 56 है, किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEO T3 का दर्जा प्राप्त किया? भेल, टाटा, गेल, SCL। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गेल। प्रश्न नंबर 57 है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कौन सा स्थान है? 25वां, 35वां, 45वां, 15वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 45वां। प्रश्न नंबर 58 है, किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला? आशुतोष गोवारिकर, बिमल रॉय, शेखर कपूर, गुरुदत्त। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शेखर कपूर। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 14 जुलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? जूलियन वेबर, जैकब वाडलेंच, ओलिवर हेलेंडर, नीरज चोपड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नीरज चोपड़ा। समान जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, दूसरी। प्रश्न नंबर 62 है, केंद्रीय मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 63 है, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मान सिंह, उदय प्रताप सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राजा मान सिंह। प्रश्न नंबर 64 है, बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भारत में। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? CFL लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, बहुलक, डीजल इंजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, डीजल इंजन। प्रश्न नंबर 66 है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न नंबर 67 है, अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः होता है बहुत साफ, बहुत प्रदूषित, अत्यधिक उत्पादक, अत्यधिक अनुत्पादक। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2,
बहुत प्रदूषित। प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। खिलाड़ी और खेल हैं चेतन आनंद टेनिस, विराट कोहली बैडमिंटन, सानिया मिर्जा क्रिकेट। तो इसमें मिलाना है, तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, चेतन आनंद का संबंध बैडमिंटन से है और सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। तो पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 69 है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 केरल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? एम वीरप्पा मोइली, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर अश्विनी कुमार, MP वीरेंद्र कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अब आगे है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के लिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान आदि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कुप्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे उत्साही और वीर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, प्रत्यक्ष का अर्थ है अस्पष्ट, सरल, अस्पष्ट, जटिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अस्पष्ट। प्रश्न नंबर 72 है, गद्यांश में उपहास का आशय है हास्य, सम्मान, खिल्ली, प्रशंसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 खिल्ली। प्रश्न नंबर 73 है, स्तुति का अर्थ है प्रशंसा, अपमान, घृणा, सम्मान। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 प्रशंसा। प्रश्न नंबर 74 है, गद्यांश में प्रयुक्त मान ग्लानि से आशय है सुख, दुख, सम्मान, अपमान। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अपमान। प्रश्न नंबर 75 है, क्लेश का अर्थ होता है आलस्य, उत्साह, सुख, दुख। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दुख। निर्देश 76 से 80 तक के लिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसका सही उत्तर दीजिए। भारत एक विशाल देश है। जलवायु में स्थान भेद के कारण यहाँ पर्याप्त भिन्नता भी है। जलवायु का असर यहाँ के निवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसी के कारण रहन सहन में चुनौतियाँ भी आती हैं। पहाड़ की अलग और रेगिस्तान की चुनौतियाँ अलग। जिंदगी कठिन बन जाती है। मराठाओं और राजपूतों के शरीर सशक्त बन जाते हैं। पठारों की ज़मीन उपजाऊ होती है, वहाँ अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। इस विविधता का एक प्रमाण भाषाओं की भिन्नता भी है। वेशभूषा, खान पान भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। विज्ञान ने देश की समस्याओं और चुनौतियों को कम तो किया है, भाषाओं के बीच भी एकता और स्वीकृति बनी है। मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता मिलकर पूरे भारत की ताकत बनते हैं। देश के भूगोल ने भी सीमाबद्ध कर एकता को ताकत प्रदान की है। प्रश्न नंबर 76 है, भारतीय भिन्नताओं के प्रमाण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? भाषा, वेशभूषा, खान पान के क्षेत्र में, जीवन स्तर के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में। इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भाषा, वेशभूषा और खान पान के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 77 है, पूरे भारत की ताकत क्या बनते हैं? कामकाज के तरीके आदि, भाषाई एकता, मंदिर पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, वेशभूषा के तरीके एवं पद्धति आदि, खान पान के आस्वाद आदि। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भाषाई एकता, मंदिर पूजा पद्धति, धार्मिक एकता आदि। प्रश्न नंबर 78 है, भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? नागरिकों की वैचारिक एकता के कारण, जलवायु में स्थान भेद के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कार्य करने की क्षमताओं में अंतर के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जलवायु में स्थान भेद के कारण। प्रश्न नंबर 79 है, शरीर सशक्त बन जाते हैं में सशक्त से क्या अभिप्राय है? ढीले ढाले बन जाते हैं, अकर्मण्य बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, जलवायु का असर देशवासियों पर कैसे दिखाई देता है? देशवासियों की आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है, देशवासियों की धार्मिक भावनाओं पर दिखाई देता है, देशवासियों की आय पर दिखाई देता है, देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क पर दिखाई देता है।
आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। निर्देश 81 से 85 तक के लिए निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विगत वर्षों में 2 विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या दी हुई जो कि हज़ारों में है। जो ब्लैक कलर है वो विश्वविद्यालय बी को दिखा रहा है और जो वाइट कलर है विश्वविद्यालय ए को दिखा रहा है। ये अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। प्रश्न नंबर 81 दिया हुआ है, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो विश्वविद्यालय ए यानी कि वाइट वाला और 2007 में 2007 ये रहा, ये और ये वाइट वाला। विश्वविद्यालय से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 50 है, जो कि हज़ारों में थी। ये 50,000 हो जाएगी। 50,000 विद्यार्थियों की संख्या। वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात। तो 2004 में बी से ये रहा 2004 और बी वाला ये रहा, तो बी में है 35,000। तो 2004 में बी से पास हुई कितनी है? 35,000। तो दोनों में अनुपात बताना है, तो 50,000 बट्टा 35,000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बट्टा 35। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बट्टा 7। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा 10 संबंधे 7। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 है, वर्ष 2007 में दोनों विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या। 2007 में दोनों विश्वविद्यालयों से यानी कि ए से बी और बी से बी। तो ए से हैं 50,000, बी से हैं 60,000। तो दोनों विश्वविद्यालय को मिला के हो जाएगा 110,000। तो 2007 में दोनों विश्वविद्यालय से 110,000 हो गए कुल संख्या। और वर्ष 2005 में दोनों विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर। तो 2005 में दोनों विश्वविद्यालयों से ये रहा 2005, दोनों विश्वविद्यालयों से ए से हैं 30,000 और बी से हैं 10,000। टोटल हो गए 40,000। तो दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 110,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70,000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 70,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 है, वर्ष 2003, 2005 और 2006 में मिलाकर विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 3, 5 और 6 में। तो ये रहा 2003, 2005 और 2006 में बी विश्वविद्यालय से। तो 2003 में बी से हैं 30,000, 5 से हैं 10,000 और 2006 से हैं 40,000। तो तीनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 30, 10, 40, 40, 80,000। तो टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या कितनी हुई? 80,000। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, 2008 में विश्वविद्यालय से बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। 2008 में बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है 50,000। ये है 50,000 संख्या। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ए से कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? तो 2003 में हैं 20, 2004 में हैं 25, 2005 में हैं 30, 2006 में हैं 50, 2007 में हैं 50 और 2008 में है 30। तो टोटल कितने हुए हैं? 20 + 25 + 30 + 50 + 50 + 30। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 205,000। तो ए से पास हुई टोटल संख्या हो गई 205,000। और प्रतिशत पूछ रहा है विश्वविद्यालय 2008 में विश्वविद्यालय 20 से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का। तो ये हो जाएगा 50,000 ऊपर बट्टा नीचे 205,000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बट्टा 205 बचेगा गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 25% आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 25%। प्रश्न नंबर 85 है, विश्वविद्यालय ए से वर्ष 2007, 2008 और 2005 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो ए से ये वाइट वाला है, तो 2000 से 2007, 8 और 5 में। तो 2007 में है ए से 50 और 2008 में है ए से 30 और 2005 में है ए से 30।
तो 50 संबंधित 30 संबंधित 30। इसको जब घाटेंगे 10 से तो ये आएगा 5 संबंधित 3 संबंधित 3। तो अनुपात आ गया 5 संबंधित 3 संबंधित 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे निर्देश 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ दिया गया है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय, फार्मूला भी दिया है, अलग अलग वर्षों में दिया है और जो लाभ दिया हुआ है वो लाखों में दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 86 दिया हुआ है इस आधार पे कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है। तो औसत लाभ बताना है। तो 2005 में है कंपनी द्वारा 25, 2006 में है 35, 2007 में है 22.5, 2008 में है 30 और 2009 में है 37.5। तो इसमें पूछ रहा है कि औसत लाभ। तो औसत लाभ के लिए 25 + 35 + 22.5 + 30 + 37.5 औसत पूछा है। तो 3, 2, 5/5 कर देंगे टोटल का। तो टोटल जब इन सबको ऐड करेंगे और बट्टा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 + 35 + 30 + 22.5 + 37.5 टोटल का बट्टा 5 बराबर आ जाएगा 150/5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30। इसका जो सही आंसर है 30 लाख। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 है वर्ष 2009 में कंपनी की व्यय 28 लाख था। तो उस वर्ष कंपनी की आय क्या थी। तो लाभ बराबर आय माइनस व्यय, फार्मूला दिया हुआ है। तो 2009 में कंपनी का व्यय दिया हुआ है 28 लाख। तो 2009 में कंपनी का लाभ देख लेते हैं। 2009 में कंपनी का लाभ है 37.5, लाभ है 37.5। आय पूछ रहा है, व्यय हमें दिया है 28। तो आय बराबर जब यहाँ से निकालेंगे तो आय बराबर आ जाएगा 28 - 37.5। आय बराबर आ जाएगा, इधर व्यय आएगा इधर तो हो जाएगा लाभ प्लस व्यय बराबर आय। तो जब आय बराबर निकालेंगे तो ये आएगा 37.5 + 28, 37.5 + 28 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 65.5 लाख रुपए। तो 65.5 लाख रुपए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में कंपनी के लाभ में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में, पिछले वर्ष की तुलना में 2008 में, तो 2008 में लाभ है 30 और उसके पहले था 22.5। 22.5 से बढ़ के कितना आ गया है 30। तो कितने की वृद्धि हुई। तो 30 - 22.5 बराबर 7.5 की वृद्धि हुई। तो 7.5 की वृद्धि हुई। कितने से वृद्धि हुई 22.5 से और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 7.5/22.5 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 33%। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में अर्जित लाभ का वर्ष 2009 में अर्जित लाभ से क्रमशः अनुपात क्या है। तो 2005 और 2009 में लाभ, 2005 में लाभ है 25 और 2009 में लाभ है 37.5। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो 25 संबंधित 37.5। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इसको लिख सकते हैं इसके बाद से कि 25 250 संबंधित 375। इसको जब सॉल्व करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 संबंधित ये आ जाएगा 15। इसके बाद पुनः 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूना 10 संबंधित 5 3 15, 2 संबंधित 3। तो ये अनुपात आ गया 2 संबंधित 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 90 है वर्ष 2007 में कंपनी की आय 45 लाख थी। तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था। तो 2007 में एक बार लाभ देख लेते हैं। तो 2007 में कंपनी का लाभ है 22.5। 2007 में कंपनी का लाभ है 22.5। आय दे दिया है 45 लाख, ये भी लाख में है। तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना था। तो व्यय
कितना था, तो लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय, तो व्यय बराबर हो जाएगा आय माइनस लाभ। तो आय है 45 लाख माइनस लाभ है 22.5 लाख, तो 45 माइनस 22.5, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 लाख। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 22.5 लाख रुपए। अब तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न है। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्न के लिए निम्न तालिका में विभिन्न सप्ताह दिवसों पर 2 रेलगाड़ियों द्वारा लिए गए समय दर्शाए गए हैं, जो कि घंटों में दिए गए हैं। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सप्ताह दिवस अलग अलग हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। रेलगाड़ी ए द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है घंटे में, और रेलगाड़ी बी द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है घंटे में। और यहाँ दिया हुआ है कि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक प्रतिदिन 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो डेली दूरी तय करते हैं 420, और समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग सबका पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी सबकी सेम ही है कि 420 किलोमीटर डेली चल रही हैं दोनों रेलगाड़ियाँ। तो अगर सोमवार को निकालने की चाल क्या थी, तो ये हो जाएगा 420, इसकी दूरी हो जाएगी बट्टा समय है 6 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 420 बट्टा 6। तो इसका जो चाल आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो 420 बट्टा 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है 420 बट्टा 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 420 बट्टा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 420 बट्टा 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 420 बट्टा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह रेलगाड़ी बी का भी चाल निकाल लेते हैं। इसका चाल निकालेंगे तो 420 बट्टा 5 करेंगे तो आ जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फिर 420 बट्टा 3.5 करेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 420 बट्टा 3 करेंगे तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम ऐसे ही सब आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, सोमवार को रेलगाड़ी बी की गति मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो सोमवार को बी की गति दिया हुआ है, ये बी है। सोमवार को बी की गति दिया हुआ है 84 आया है, हम लोग निकाले हैं तो 84 आया है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति है 60। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 84 60 से कितना अधिक है, तो ये है 24 अधिक है। कितने से अधिक है, 60 से अधिक है, तो 24 बट्टा 60 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 40%। तो इसका जो सही आंसर आएगा 40%, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसे सही होगा। प्रश्न नंबर 92 है, बुधवार को रेलगाड़ी बी तथा शुक्रवार को रेलगाड़ी ए की गतियों का माध्य कितना है। तो बुधवार को रेलगाड़ी बी की गति, ये रहा बुधवार को रेलगाड़ी बी की गति है 140, बी की गति है 140। और शुक्रवार को रेलगाड़ी ए की गति है 42, ये है 42। दोनों का माध्य पूछा है तो हो जाएगा 140 बट्टा 42 टोटल का बट्टा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 182 बट्टा 2। 182 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 91 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल आ गई 191 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 है, शनिवार को शुक्रवार की अपनी गति की तुलना में रेलगाड़ी ए की गति 50% अधिक है तथा रेलगाड़ी बी की गति 25% अधिक है, तब समान दूरी तय करने में दोनों रेलगाड़ियों के अलग अलग लिए गए समयों का योग कितना होगा। तो इस पर को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि शुक्रवार को ये रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो शुक्रवार को रेलगाड़ी ए की गति है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुक्रवार को है, यानी कि फ्राइडे को है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि शनिवार को शुक्रवार की गति का 50% अधिक है।
तो शनिवार को जब गति निकालेंगे, शनिवार को रेलगाड़ी ए की गति, तो ये आ जाएगा 42 का 50% और अधिक है, तो 42 गुणे 150/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42 गुणे 3/2 बराबर 42 गुणे 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शनिवार को गति आ गई 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरह रेलगाड़ी बी की गति निकालेंगे। तो रेलगाड़ी बी की गति है शनिवार को 56 किलोमीटर प्रति घंटा। शुक्रवार को है 56 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी बी की गति। तो शनिवार को हो जाएगी, शनिवार को 25% और अधिक है, तो शनिवार को हो जाएगी 56 का 125/100%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शनिवार को आ गया 63 किलोमीटर, ए की गति आई है 63 किलोमीटर प्रति घंटा शनिवार को, और बी की आई है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि समान समय तय करने के लिए दोनों रेलगाड़ियों के लिए अलग अलग लिए गए समयों का योग कितना होगा। तो ए द्वारा 420 किलोमीटर चलना है, तो इसके लिए समय हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 420 किलोमीटर, चाल है 63 किलोमीटर, तो 420/63। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। और बी द्वारा जब निकालेंगे तो बी द्वारा लिया गया समय, तो दूरी है 420 और चाल है 70, तो ये आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो 6 घंटा। तो ए द्वारा 20/3 घंटा और बी द्वारा है 6 घंटा। अब दोनों का योग पूछ रहा है, तो 20/3 + 6, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 20 + 18 बराबर 38/3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 सही 2/3। तो इसका जो आ गया आंसर आ गया 12 घंटा 40 मिनट। ये टोटल आ गया 12 घंटा, और 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 40 मिनट। 12 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 94 कि बुधवार को रेलगाड़ी ए की गति बृहस्पतिवार को रेलगाड़ी बी की गति से कितना कम या अधिक है। तो बुधवार को रेलगाड़ी ए की गति, बुधवार को ये रहा बुधवार को रेलगाड़ी ए की गति है 10.5। ये 10.5 नहीं है, 105 है। जब 420/4 करेंगे तो ये 105 आएगा। तो बुधवार को रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो है 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बुधवार को रेलगाड़ी ए की गति 105 किलोमीटर प्रति घंटा, और बृहस्पतिवार को रेलगाड़ी बी की गति, बृहस्पतिवार को रेलगाड़ी बी की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है गति से कितनी कम या अधिक है। तो कम या अधिक निकालने के लिए कर देंगे 105 - 60 बराबर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 है सही होगा। प्रश्न नंबर 95 है, यदि मंगलवार को गति 40% बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी ए कितने समय में दी गई दूरी तय करेगी। तो मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति है, मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति है 60, मंगलवार को गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है इसमें 40% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो वृद्धि करने के बाद गति हो जाएगी 60 गुणे 140/100। चूँकि 40% बढ़ाई जा रही है तो 100% से 140% और, यानी कि 140% हो जाएगा 60 गुणे 140/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछ रहा है कि दी गई दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी हमें पता है कि 420 दिया हुआ है, चाल हो गई है 84। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 घंटा। तो कितना समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 5 घंटा। प्रश्न नंबर अब निर्देश 9600 तक के लिए है।
नीचे दिए गए सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलग अलग राज्यों के लिए 2005 और 2006 में बेरोजगार युवक युवतियों का प्रतिशत और कुल जनसंख्या दर्शाती हुई सारणी दी गई है। तो ये 2005 और 2006 का दिया हुआ है। यहाँ राज्य अलग अलग दिया, A B C D E F राज्य दिए हुए हैं। और जो यम दर्शा रहा है कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवकों का प्रतिशत, ये सभी संख्याएं प्रतिशत में हैं। ई नहीं, ये एफ है। एफ जो दर्शा रहा है कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवतियों का प्रतिशत, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। और टी है राज्य की कुल जनसंख्या लाखों में। तो राज्य की कुल जनसंख्या ये दी हुई है लाखों में, 32 लाख, 18 लाख, 28 लाख जो भी है, टी दर्शा रहा है। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या क्या थी। 2006 में, ये 2006 है, राज्य ए में, राज्य ए है में बेरोजगार युवाओं की संख्या, बेरोजगार युवाओं की संख्या, तो ये दोनों युवाओं की संख्या ही दर्शा रही है, युवक और युवतियों की दोनों। तो ये हो जाएगा, मेल हैं उसमें से 7% और फीमेल हैं 8%। तो टोटल कितने हैं, टोटल हो गए 15%। टोटल युवा कितने हैं, 15%। बेरोजगार युवा 15% हैं। तो कुल कितने का और कुल जनसंख्या है राज्य ए की 2006 में 35 लाख। 35 लाख टोटल जनसंख्या है। 35 लाख टोटल जनसंख्या है 2006 में राज्य ए की। और उसमें से बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या है 15%। तो बेरोजगार युवाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 35 लाख का 15%। 35 लाख गुणे 15/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25 लाख। 5.25 लाख यानी कि 5,25,000। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है 2005 में डी राज्य में कितनी युवतियां बेरोजगार थीं। तो 2005 में डी राज्य में, और युवतियों को एफ दिखा रहा था कितनी युवतियां बेरोजगार थीं, तो यानी कि 6% बेरोजगार थीं। टोटल आबादी कितनी है, 24 लाख। तो 24 लाख का 6% बेरोजगार हैं। तो युवतियों की संख्या हो जाएगी 24 लाख का 6%। 24 लाख गुणे 6/100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1.44 लाख, यानी कि 1,44,000। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या। तो 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या, 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या है 12%। टोटल संख्या है 32%। युवकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32 लाख का 12%। युवकों की संख्या आ जाएगी 32 लाख का 12%। 32 लाख गुणे 12/100, ये आ जाएगा 3.84 लाख। और आगे है कि 2006 में राज्य ई में बेरोजगार युवतियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो 2006 में ई में, 2006 में ई में बेरोजगार युवतियों की संख्या 6% है। टोटल 32 आबादी है राज्य की, तो 32 का 6%। तो युवतियों की संख्या आएगी 32 लाख का 6%। तो 6/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.92 लाख। तो दोनों का अंतर कितना, युवतियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो बेरोजगार युवकों की संख्या, बेरोजगार युवकों की संख्या है 3.84 लाख बट्टा, और जो राज्य ई में बेरोजगार युवतियों की संख्या है 1.92 लाख। क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये लाख से लाख कट जाएगा, तो 2 गुणे 100 आ जाएगा। 2 गुणे 100 बराबर 200%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 98 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 है 2005 में राज्य एफ में बेरोजगार युवकों की संख्या। 2005 में राज्य एफ में, 2005 में
राज्य एफ में बेरोजगार युवकों की संख्या है 7%, तो ये हो जाएगा। और टोटल है 28 लाख, तो 28 लाख का 7% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.96 लाख। ये एफ में 2005 में। और आगे दिया हुआ है 2006 में राज्य ए में बेरोजगार, 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या के बीच का अंतर। 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या के बीच अंतर, तो बेरोजगार युवकों का प्रतिशत है 7 और टोटल आबादी है 35, तो युवकों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 लाख का 7%, 7/100 बराबर आ जाएगा ये 2.45 लाख। तो एक आ गया है 1.96 लाख और एक आया है 2.45 लाख, दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 2.45 लाख माइनस 1.96 लाख। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49 लाख बराबर 49,000, इसको लिख सकते हैं। तो अंतर कितना आ गया 49,000, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 100 है 2005 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों, 2005 में राज्य डी में बेरोजगार युवक, 2005 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों का प्रतिशत है 10, टोटल है 24, तो संख्या हो जाएगी 24 का 10%, 24 लाख का 10%, 24 लाख का 10%, यानी 24 लाख गुणे 10/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 लाख। और 2006 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों के बीच अनुपात, 2006 में राज्य डी में बेरोजगार युवक, 2006 में राज्य डी में बेरोजगार युवक हैं का प्रतिशत है 8 और संख्या टोटल 30, तो 30 का 8% हो जाएगी इनकी बेरोजगार युवकों की संख्या। तो 30 लाख का 8%, 30 लाख गुणे 8/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 लाख। अब दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों की संख्या 2.4 लाख है, 2.4 लाख बट्टा 2.4 लाख बराबर 1 संबंधे 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।